ताकि हमें सबसे पहले एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस है क्या, और उस डिफरेंस के बेस क्या है, हम किस बेस पे कहते हैं कि माइक्रो और मैक्रो दोनों अलग है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने बताया कि इसमें हम इकोनॉमिक्स को माइक्रो लेवल पर यानी इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं, राइट। जैसे कि एक हाउस होल्ड के बारे में, एक फर्म के बारे में, एक हाउस होल्ड की इनकम, सेविंग, और एक कंज्यूमर के बारे में कि एक कस्टमर अपने डिसीजंस किस टाइप से लेता है, एक फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस और पॉलिसीज के बारे में। यहाँ पर इंडिविजुअल चीज़ें होती हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसका टोटल अपोजिट जो है डेफिनेशन वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ने को मिलेगा। इस बार हम क्या करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल, यानी एक के बारे में बात नहीं होगी यहाँ पर, सभी के बारे में, पूरे इकोनॉमी में जितनी भी चीज़ें हैं सबके बारे में बात होगी। अब दूसरा जो हमारा डिफरेंस का बेस है वो है डील विद। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है। डील्स विद मतलब व्हाट इट डज या व्हाट इज डू। It deals with how consumers or the producers make decision depending on their given budget and variables. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है कि एक कंज्यूमर या एक प्रोड्यूसर किस तरीके से अपने डिसीजंस लेता है, जो भी उसके पास वेरिएबल है, जो भी उसका बजट है, उसके अकॉर्डिंग एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर जो है वो डिसीजन लेता है। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि एक डिमांड और सप्लाई वाला, ठीक। तो डिमांड कब बढ़ेगी कब घटेगी, कोई कंज्यूमर है वो कितने यूनिट्स खरीद सकता है नहीं खरीद सकता है, उसका बजट वगैरह, वो सब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जहाँ तक बात है तो ये डील करता है, ये डील्स हाउ डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स, यहाँ पर अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर्स आ जाते हैं, और इसमें हम ये बात करते हैं कि ये जो सेक्टर्स हैं अलग अलग, ये किस तरीके से डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। अब यहाँ पे इकोनॉमिक सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो सबसे पहले है एक हाउस होल्ड, उसके बाद है इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर्स, राइट। तो हाउस होल्ड में क्या आ गया, जितने भी कंज्यूमर है पूरे कंट्री में, जितने भी कंज्यूमर है वो सारे हाउस होल्ड्स, जितने भी इंडस्ट्रीज है वो इंडस्ट्रीज फर्म्स, एक गवर्नमेंट होगी हमारी, और दूसरा हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, इसीलिए हमारा फॉरेन सेक्टर जो है ये भी अपने अपने डिसीजंस अलग अलग तरीके से लेते हैं, राइट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तीसरी बात आती है मेथड की कि क्या तरीका है, किस तरीके से डील किया जाएगा, कौन सा मेथड यूज किया जाएगा। तो हम यहाँ पर जो मेथड यूज करते हैं वो होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम, यानी कि एक मार्केट के बारे में, इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट। बट अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो द मेथड ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम, मतलब ये एक जनरल इक्विलिब्रियम है, ये सभी मार्केट्स को एक ही साथ डील करता है साइमल्टेनियसली एक ही साथ। तो जितने भी मार्केट्स हैं सबके बारे में एक जनरल इक्विलिब्रियम की बात करता है, स्टडी करता है एक ही साथ साइमल्टेनियसली मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद इसके कुछ वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स यानी कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो मेजर वेरिएबल्स जो है बेसिकली यहाँ पर मेजर बताया गया है, सारे नहीं बताए गए, राइट। जैसे कि इसमें हम प्राइस की बात करते हैं, कंज्यूमर के डिमांड की बात करते हैं, वेजेस की बात करते हैं, रेंट की बात करते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं, राइट, फर्म के रिवेन्यू की बात करते हैं, कॉस्ट की बात करते हैं, ठीक है। और अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें जो है बेसिकली जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो सब एग्रीगेट की फॉर्म में होते हैं। एग्रीगेट एक ग्रुप, यहाँ इंडिविजुअल है एक एक, और यहाँ पर एग्रीगेट यानी एग्रीगेट डिमांड। अगर हम यहाँ डिमांड की बात कर रहे हैं यानी कि कंज्यूमर का डिमांड, पर्सनल कंज्यूमर, मान लिया कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, तो कंज्यूमर ए का डिमांड क्या है उसके स्टडी करेंगे। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, पूरी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर गुड और सर्विस के लिए जितने भी कंज्यूमर है सभी का डिमांड किस तरीके से चेंज होता है वो एग्रीगेट डिमांड में, सेम एज एग्रीगेट सप्लाई। ऐसे ही इसमें एक इन्फ्लेशन का हम टॉपिक पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब जानते हैं आप? इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन बहुत ही जनरल सेंस में अगर मैं अभी आपको समझाऊं तो उसका मतलब होता है महंगाई बढ़ जाना। महंगाई बढ़ जाती है ना, ये बहुत ही जनरल सेंस में इन्फ्लेशन का मतलब है। इकोनॉमिक्स में अगर आप ये लिख देते हो कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ जाना तो वो गलत हो जाता है, ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। बहुत जनरल सेंस में अगर हम बात करें आम लोगों के लिए तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई बढ़ जाना। इकोनॉमिक टर्म में अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वैल्यू में कमी आ जाना, जो मनी की वैल्यू परचेजिंग पावर होती है उसमें कमी आ जाना, ये एक इकोनॉमिक टर्म है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है। इसी के साथ हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, पॉवर्टी की बात करते हैं, और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमारी इसमें आती हैं, राइट। क्लियर है?
इसके बाद हम कुछ थ्योरीज की अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी, डिमांड एंड सप्लाई वाली, राइट? उसके बाद आपने प्रोड्यूसर बिहेवियर की थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है? उसके बाद आपने प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ा था, अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के मार्केट्स होती हैं। क्या आपको नाम याद है डिफरेंट मार्केट्स के? कौन कौन से टाइप के मार्केट होती है? डिफरेंट मार्केट्स सर, परफेक्ट कंपटीशन। हाँ राइट। अच्छा मोनोपोली बता दीजिए। परफेक्ट कंपटीशन और हाँ मोनोपोली में सर ऐसा होता है कि सर मोनोपोली में सिंगल एक सेलर होता है और मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बेचता है जो ना उसके कंपैरिजन में कोई होता है, मतलब ना, मतलब एक जैसे कोई प्रोडक्ट है अब उसका कोई और कोई सेलर ही नहीं है तो उसमें वो खुद भी प्राइस मतलब अपने आप से घटा सकता है, बढ़ा सकता है। में अकेला शेयर होता है वो, है ना? उसके हाथ में होती है प्राइस बढ़ाना घटाना सब कुछ। और एंट्री जो होता है मार्केट में वो बैन होता है, कोई दूसरा फर्म जो है, कोई दूसरी कंपनी वहाँ नहीं आ सकती। जैसे कि इंडियन रेलवे नहीं आ सकती। रेलवे जो है वो इंडिया में रेलवे के सेक्टर में देखा जाए तो वो एक मोनोपोली है, राइट? कोई और कंपनी अगर चाहे कि अपना रेलवे चलाने लग जाए तो ये यहाँ पर फिलहाल पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से कुछ थ्योरीज जो है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे। अच्छा, आपको बताया होगा किसी ने कि 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे मुश्किल टफ चैप्टर कौन सा है, बताओ? सर अभी तक तो कुछ नहीं मालूम क्योंकि मेरा जो लास्ट एग्जाम था 11th क्लास का माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो भी पोस्टपोन हो गया था। अच्छा, अभी वो हुआ नहीं है क्या? तो इस वजह से अभी तो कुछ नहीं मालूम। नहीं अभी हुआ ही नहीं है और फिर उसके बाद वो डिले कर दिया गया। पर अब उसके मार्क्स मतलब जितने हाफ ईयरली में हम लोग को मिले थे उतने मार्क्स अब मिल जाएंगे एनुअल में। रिजल्ट भी नहीं मिला आए थे आपके? प्रमोट कर दिया सबको। S1 में कितने मार्क्स आए थे आपके? S1 सर जो 80 मार्क्स का होता था, जो हम लोग वो हाफ ईयरली में जो आए थे मेरे मार्क्स 63 आए थे आउट ऑफ 63। चलिए कोई बात नहीं, इस बार और मेहनत करनी है और इस बार आपको कम से कम 90 प्लस लाने हैं 100 में से, ठीक है? तभी जाके आपके कॉलेज में जाने लायक कुछ मार्क्स सर मेरे सर 80 में आए थे। हाँ। तो कोशिश करिएगा इस बार। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं लास्ट ईयर 12th में उनके 96, 94, 93 ऐसे मार्क्स आए हुए हैं। तो आप भी थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप भी स्कोर कर पाएंगे अच्छा। तो हम इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं बता दूं कि एक नेशनल इनकम की थ्योरी होती है ना? तो नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए ना क्वेश्चन आता है पेपर में कि नेशनल इनकम फाइंड करो। हमें जैसे मैथ के टाइप का होता है, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड चैप्टर जो है हमारा, ये चैप्टर खत्म होने के बाद जो सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे वो नेशनल इनकम ही है, ठीक है? तो आपको क्लियर समझ में आएगा। उसके बाद हम थ्योरी ऑफ मनी पढ़ते हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर मनी किस तरीके से काम करता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, ऐसा। अच्छा, आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आया है कि यार एक बात बताओ, जब इतनी गरीबी है तो मतलब सरकार जो है वो पैसे क्यों नहीं छाप लेती जितनी मर्जी? आया है कभी ये दिमाग में सवाल? हाँ, तो क्या आंसर पता है आपको इसका? हाँ सर, आंसर इस वजह से पता है, जो सर इंडिया मतलब जो इंक यूज की जाती नोट्स में प्रिंटिंग के लिए। हेलो। बोलिए। तो सर वो इंक सर वो बहुत कॉस्टली होती है, जो कि वो मतलब जो इंक प्रिंट की जाती है मतलब नोट्स में वो सर बहुत एक्सपेंसिव होती है, जो मतलब बाहर से एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया में। अच्छा, नहीं ये तो एक रीजन है, बेसिकली ये मेन रीजन नहीं है, ठीक है? अभी आप जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि आखिर क्यों हम मनी को कंट्रोल्ड वे में ही प्रिंट करते हैं। अगर मनी का सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया तो इन्फ्लेशन जो होता है ना, जो हमने यहाँ पढ़ा था, वो बढ़ जाता है। देखो एक कॉमन सी बात बताता हूँ, जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। फैक्ट है। जिस चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है उसकी मॉनेटरी वैल्यू कम हो जाती है। इसी तरीके से अगर मनी की सप्लाई बहुत बढ़ा दी गई, समझ रहे हो, मनी की सप्लाई बहुत बढ़ा दी गई, हमने बहुत पैसे छाप लिए, तो मनी की वैल्यू क्या होगी, वो भी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन आ जाएगा, मार्केट क्रैश कर जाएगा। समझ रहे हो? तो ना तो बहुत ज्यादा मनी और ना ही बहुत कम। अगर मनी का सप्लाई ही खत्म हो जाए, स्टॉक खत्म हो जाए, एक इकोनॉमी के अंदर मनी ही खत्म हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, और बहुत ज्यादा मनी आ जाए तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए एक बैलेंस करके रखना पड़ता है, एक बैलेंस्ड वे में मनी के सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ता है, जो कि इंडिया में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये काम करती है। तो इसीलिए हम अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना नोट नहीं छाप सकते, हमें इक्विलिब्रियम देखना पड़ता है, बैलेंस देखना पड़ता है, राइट? तो वो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। उसके बाद हम इसमें एक प्राइस लेवल की थ्योरी पढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है और कितना ज़रूरी होता है एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हम इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी पढ़ते हैं कि अगर हमें दूसरे देशों के साथ ट्रेड करना है तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं। तो बेसिकली जो पॉपुलराइज्ड बाय है, यानी कि
किसके नाम से, यानी किसका सबसे ज्यादा रोल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अल्फ्रेड मार्शल का नाम आपने 11th में पढ़ा होगा। माइक्रो हाँ इकोनॉमिक्स में हाँ अल्फ्रेड पता है। मार्शल ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। ऐसे ही अगर हम जॉन कीन्स की बात करें तो